अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की नेशनल एक्शन प्लान पर तनकीद करने वालों पर शदीद तनकीद। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अस्करी लिहाज से जीत रहे हैं मगर नफसियाती तौर पर हार रहे हैं। कराची चला जाता तो न जाने क्या क्या गलत बयानी होती। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने चौधरी निसार से मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिया, जबकि मौला बख्श चांडियो ने वज़ीर आज़म को जमहूरियत की कदर का सबक दे दिया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सब बंद। पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी खदशात से निपटने की अनोखी हिकमत अमली। लाहौर की 2 जामियात समेत पंजाब के 283 स्कूल सील। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी तालीमी इदारे बंद करने पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। क्या 1 फरवरी तक सब अच्छा हो जाएगा? और जनूबी एशिया की औरत बाइख्तियार कब होगी? इस्लामाबाद में प्री सार्क विमेन कम्युनिटी लीडर्स रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद। सार्क मुमालिक से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ खवातीन समाजी रहनुमाओं की शिरकत। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की आज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात करेंगे इस पर इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लापता हो जाने का इल्ज़ाम था, एक शिकवा मौजूद था, आज बिलाखिर वो मीडिया पर मंजर आम पर आए और खूब गरजे खूब बरसे पीपल्स पार्टी पर उन्होंने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो बातें कर रहे हैं उससे मायूसी फैल रही है और ऐसा होने से जो दहशत गर्दों का एजेंडा है उसको तक़वियत मिल रही है। उन्होंने कहा इस सब का मजमूई नतीजा ये है कि हम अस्करी लिहाज से तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं लेकिन शायद नफसियाती तौर पर हारते जा रहे हैं। अब इतने शदीद अल्फाज कहने के बाद ये कैसे हो सकता था कि पीपल्स पार्टी का रद्द अमल ना आए? सो वो रद्द अमल आया इब्तदाई तौर पर। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं निसार खोड़ो साहब, उन्होंने पहले तो चौधरी निसार साहब से उनके गैर हाजिर रहने पर उनकी अदालत का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा और फिर उन्होंने उनके इस्तीफे का मुतालबा भी दोहराया। और अब से कुछ देर कबल सूबाई मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो साहब ने उनको एक बार फिर ताना दिया चौधरी निसार साहब को तालिबान के साथ ताल्लुकात का और वज़ीर आज़म को भी जमहूरियत की कदर करने का सबक दिया। बुनियादी सवाल नाज़रीन हमारे सामने ये है कि इस सारी तनकीद जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान को लेकर की जा रही है और आज जिसके बाद हमने चौधरी निसार साहब और फिर पीपल्स पार्टी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो जो एक इत्तफाक राय हुआ था दहशतगर्दी के खिलाफ इस प्लान पर, वो इत्तफाक राय क्या अब माजी का हिस्सा बन चुका है? और ये जो जंग सी एक छिड़ी हमें नजर आ रही है इन 2 बड़ी सियासी जमातों में, ये आखिर थमेगी कहाँ जाकर? इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नफीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया। अब यकीनन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी चौधरी साहब की। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मायूसी फैला रही है, दहशत गर्दों के एजेंडे को तकवीयत दे रही है। तो नफीसा साहिबा, खुदा न खास्ता ये काम पीपल्स पार्टी दानिस्ता कर रही है या गैर दानिस्ता? देखिए, मैं समझ रही हूँ कि चौधरी साहब अपनी नाअहली जो है उसको छुपा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन कौम की, क्योंकि कौम सवालात पूछ रही है। सबसे अहम सवाल तो ये है कि 400 का जो सानिया हुआ है उसके बाद वज़ीर दाखिला न फ्लोर पे आए, न यूनिवर्सिटी गए, ना ही पंजाब हाउस में बैठकर जो पूरी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ना उन्होंने वो की। अभी तक हमें कोई स्टेटमेंट फ्लोर पर नहीं मिला कि जब आपके पास निशानदही भी की गई थी, ख़तरात भी थे, वहाँ गार्ड्स भी मौजूद थे, ये क्या वजह है कि वहाँ पर गार्ड्स को आपने हथियार नहीं दिए? हम सबको ये पता है कि गुज़िश्ता 3 सालों से प्रोहिबिटेड बोर के ऊपर जो है वो बंदिश है। यूनिवर्सिटी में 50 से ज़्यादा गार्ड्स थे। क्या ये कौम सवाल अगर पूछ रही है तो उसका जवाब है चौधरी साहब के पास कि आपने उन्होंने जवाब दिया। मैं आपकी कता कलामी कर रहा हूँ जी। उन्होंने गैर हाजिरी की वजह तो तबीयत की अलालत बताई और फिर उन्होंने कहा कि तनकीद तो वो भी कर सकते हैं, उनकी मुखालिफ जमात की हुकूमत है सूबे में, तो और अमन अमान भी एक सूबाई मामला है। सो जो रिएक्शन केपीके से आया वो ये था कि विफाक और केपीके एक सफ़े पर हैं, तनकीद पीपल्स पार्टी से आ रही है। सो इसका मतलब है आप लोगों ने इस रद्द अमल को दावत तो खुद दी ना? देखिए, वफाक और केपीके एक सफ़े पर कैसे हैं? मैं एक बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं जब 400 गई
تو میں نے ایک سیکیورٹی گارڈ جو انجرڈ تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے وہاں پر موجود؟ اس نے کہا ہم لوگ 20 سے زیادہ تھے. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں آپ نے کنفرنٹ کیا؟ صرف 4 ہتھیار بند لوگ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے. اس کے بعد جب پتہ یہ چلا کہ ہتھیار اس لیے نہیں تھے کہ پروہیبٹڈ بور کے اوپر آپ نے بین لگایا ہوا ہے. اس وقت بھی چارسدہ یونیورسٹی میں ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ ہمیں ہتھیار دیں ورنہ ہم کنفرنٹ نہیں کریں گے. یہ نااہلی سراسر یہ ایک نااہلی ہے وزیر داخلہ کی. وزیر داخلہ پہلے اس کا جواب دیں، پھر اوروں کے اوپر الزام دیں. اور یہ غیر حاضری ایک دفعہ ان کی نہیں ہے کہ یہ ہر دفعے جب بھی یہ کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، شدید کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلے تو وہ اپنے نااہلی کے جوابات دیں اور یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دوسرا ایک اور ایشو ہوا ہے کہ میں ایک موشن پیش ہوا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایویڈنس دیں، پھر میں وہاں پر اسلام آباد میں جو ایک آدھ وہاں پر آئزس کے شواہد ہیں، وہاں پر القاعدہ کے شواہد ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایویڈنس دیں تو پھر میں ایکشن کروں گا. تو سول سوسائٹی نے پورا سوشل میڈیا پر ایویڈنس دے دیا ہے، لیکن وزیر داخلہ جو ہے وہ اس کا وہ بھی لاجواب ہے. تو پہلے اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. ایک اور سوال ہے میرا ان کے لیے، مولانا عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے. میرا ایک اور سوال ہے فائنل. کہتے ہیں 14 کروڑ سمیں جو ہے میں نے اسکرین کی ہیں. یہ سم کہاں سے آئی جو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ افغان سم ہے، پاکستانی سم ہے، کون سی اس کی نیشنلٹی ہے اس سم کی، کیسے وہ آئی، کیسے وہ ان لوگوں نے وہ دھماکہ. تو اپنی ذمہ داری تو پوری کرے نا. پھر آئے آپ سندھ کے پاس دھماکے ہوتے ہیں جی، اور جگہ پر کے پی میں دھماکے ہوتے ہیں. آپ کی میٹنگز جو ہیں کراچی ایپیکس کے اوپر ہو جاتی ہے، رینجرز کا ایشو کراچی کا آ جاتا ہے. خدا را جو جہاں جس کا ایشو ہے وہ پہلے وزیر داخلہ صاحب حل تو کریں. The thing is he has failed. اگر ایک صوبے سے شکایت آ رہی ہے، دوسری یونیورسٹی سے شکایت آ رہی ہے، وہ یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ فیل ہوئے. وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے. ایک واقعہ اگر ہو جاتا ہے جیسے کہ باچا خان، اس کی بنیاد پر مایوسی پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم شاید عسکری لحاظ سے تو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، نفسیاتی طور پر جنگ ہار رہے ہیں. سو ان کی اس بات سے آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ ایک واقعے کی بنیاد پر سب غلط ہے کہہ دینا مناسب نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بات طلعت کہ اس پہ اس لیے میں کہوں گی پوائنٹ سکورنگ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ جب نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی تو سب پارٹیز نے مل جل کر اس سرکار کو بیک کیا. جو بھی جتنی بھی اے پی سیز تھی، پیپلز پارٹی سر فہرست تھی، ہر بات ہم نے ان کو دے دی. انہوں نے ہمیں کہا ملٹری کوڈز دے دیں، ہم نے دے دی. انہوں نے کہا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ دے دیں، ہم نے ان کو دے دیا. ہم نے کیا نہیں ان کو دیا، ہم نے ایک فرینڈلی اپوزیشن ان کو دی. اب جب وہ سارے اختیارات ان کو ملے تو ایک اور صرف ایک شخص رسپانسبل ہے. پاکستان یہ نیشنل ایکشن پلان کو نون لیگ ایکشن پلان جو ہے وہ کس نے کنورٹ کیا ہے؟ کیوں انہوں نے متنازع بنایا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ پہلے بھی تو یہی پیپلز پارٹی تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی. اور اب جب ہم نے سوالات پوچھے ان سے کہ بھئی آپ فلور آف دا ہاؤس پر آئیں، 6 مہینے آپ غائب ہوتے ہیں، پھر آپ آ کے ایک مونولوگ ہوتا ہے، 2 گھنٹے آپ بات کرتے ہیں، پھر آپ جب ہم اٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چودھری صاحب کوائٹلی جو ہے وہ چیمبر سے نکل جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں مولانا عبدالعزیز سے متعلق میں سینٹ میں تفصیل سے اس کا جواب دوں گا. اور انہوں نے جو آپ نقطہ اٹھا رہی ہیں وہ کہتے ہیں اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کو ڈاکٹر عاصم کیس سے مسئلہ ہے تو مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں گا. میری شخصیت سے مسئلہ ہے تو پھر میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. سو ابھی آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی نااہلی ہے. تو نفیسہ صاحبہ یہ کیا پالیسی بنائی ہے پیپلز پارٹی نے کہ اب اداروں پر تنقید نہیں کرنی، ایک شخصیت کی طرف تنقید کی رخ کر دینا ہے سارا؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے کوارڈینیٹر وہی ہیں. انہوں نے یہ 20 پوائنٹس جو ہیں کنسنسس سے وہ لے کے دیے تھے. اور پھر اگر سندھ میں ایک آپ کا آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس کو متنازع بنانے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ خود چودھری صاحب کا ہے، کیونکہ سیاسی عمل دخل تو ان کا ہی ہے سارا کچھ. رینجرز کے ایشو کو زیادہ طول انہوں نے ہی دی ہے، ورنہ تو سندھ کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ رینجرز ہو لیکن ایک طریقے سے ہو. یہ نہ ہو کہ آپ اور صوبے میں آپ کے اور سٹینڈرڈز ہوں. ہمارا ایشو یہی ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز نہ ہونے چاہیے. جب آپ سندھ حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ ایویڈنس کے بغیر بھی ہم سارے اختیارات جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیں گے، تو پھر یہ اختیار آپ کیپٹل میں کیوں نہیں یوز کرتے کہ آپ ایویڈنس کے بغیر آپ کہتے ہیں کیپٹل میں نہیں، پہلے ایویڈنس دو پھر میں ایکشن کروں گا.
तो ये क्या बात हुई? यू कांट नबी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं इस नुक्ते पे एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए। उन्होंने आज एक और वजाहत दी है, उन्होंने कहा जी कराची आने के अहकाम वज़ीर आज़म के नहीं थे, कायम अली शाह साहब जब तशरीफ लाए थे, मैंने रुखसत होते वक्त कहा कि मैं शायद कराची आऊं, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने गलत तशहीर करना शुरू कर दी, मैं उसके बाद इसीलिए कराची नहीं गया कि फिर पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। सो पहले तो ये बताएं, पीपल्स पार्टी अब भी मुंतजिर है चौधरी निसार साहब के कराची के दौरे की, ताकि ये सारे मसाइल दूर हो सके, डिस्कस हो सके? ये है कि वो वजीर दाखिला वो हैं, और नेक्टा हो या नैप हो, उसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो अब उनकी जिम्मेदारी है। अब ये उनका इनिशिएटिव है। पहले तो रहमान मलिक साहब किसी की इजाज़त नहीं लेते थे, वो तो पहुंच जाते थे जहां भी इंसिडेंट होता था। तो ये उनको कोई इजाज़त लेनी है, एनओसी लेना है? हमसे तो पूछा नहीं, आपने रेंजर्स का बुलडोज कर दिया जब सिंध असेंबली की एक रेजोल्यूशन थी, उसको तो आपने अंडू कर दिया एक शाही फरमान से। तो ये क्या बात थी कि आप फिर इसमें आप सिंध गवर्नमेंट के मुंतज़िर हैं? जो अच्छा काम है उसमें क्यों आपको कौन रोकेगा? आपका ही इशू कोऑर्डिनेट आप ही को करना है। कल को अगर ये मुतनाज़ा चीज़ हुई है तो आप ही की वजह से हुई थी, क्योंकि पहले एक पेज पर हम लोग सब थे। 2 साल 3 साल पहले जब ये चीज़ें शुरू हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने तो उन चीज़ों पर दस्तखत किए, और अब भी हम लोग कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान को अपनी सही स्पिरिट में आप जो है उसको अमल लेके आएँ। नबी साहब, इन सारे इख्तलाफात के दम, चाहे रेंजर्स के इख्तियारात से मुतल्लिक तनाज़ा हो, चौधरी निसार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स पार्टी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कल बहरहाल आर्मी चीफ साहब ने एक तवील तरीन सिक्योरिटी इजलास की कराची में सदारत की है, और उसका लुबे लुबाब ये है कि फौज कराची के अमन के लिए किसी भी हद तक जाएगी। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी फौज की इस प्रायोरिटी को रीड कर रही है, या अभी प्रायोरिटी शायद ये है पीपल्स पार्टी की कि ये सूबे और विफाक की महाजर आई? क्या कैसे रीड कर रही है पीपल्स पार्टी? आप बेशक कराची पर लंबी चौड़ी मीटिंग्स करें, लेकिन इस वक्त जो 4 या 5 वाक़े सीरियस किस्म के हुए हैं वो आपके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर हुए हैं। आपका क्वेटा में एक हमला हुआ है, आपका फाटा जमरूद में एक हमला हुआ है, आपका मर्दान में एक हमला हुआ है, और आपका चरसदा में एक हमला हुआ है। तो ये चारों जगह जो है कुछ फासला है उनके और कराची के बीच में। तो बेशक कराची के ऊपर फोकस होना चाहिए, जितना फोकस हो वो कम है, लेकिन क्या इस किस्म की एपेक्स कमेटियां जो है यहाँ पर भी मीटिंग्स होनी चाहिए, और जगहों पर भी हिकमत अमली बननी चाहिए। तो एक बैलेंस तरीके से अगर हम इसको, अगर नेशनल एक्शन प्लान है तो वाकई वो नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। आप इसको एक मखसूस इलाके पे आप फोकस करके, और पॉलिटिक्स, करप्शन और आप टेररिज्म को मिक्स करेंगे तो ये इस मुल्क के फ़ायदे की बात नहीं है, और आप जो है नेशनल यूनिटी को भी गंवाएंगे। आप यकीनन फोकस करें, कराची में फ़ायदा हुआ है, हम चाहते हैं लंबी चौड़ी मीटिंग्स हो, लेकिन इसी किस्म का ध्यान जो है आप इस्लामाबाद में दें, जहां पर चारों तरफ आपके जो है वो रेडिकल्स बैठे हुए हैं, चारों तरफ इस्लामाबाद के रेडिकल्स बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। आइसिस बैठा हुआ है, अलकायदा बैठा हुआ है, वहां आपको और ये कह रही थी कि नेशनल एक्शन प्लान के बहरहाल चूंकि कोऑर्डिनेटर चौधरी निसार साहब हैं, सो उसमें सामने आने वाली किसी भी कोताही या खामी की जिम्मेदारी भी सरीहन उन्हीं पर आयद होती है। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, जिसके बाद आकर बात करेंगे कि पंजाब में सर्दी के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। माजरा क्या है? ये कोई हिकमत अमली है या बेबसी है? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत पंजाब ने 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम के जरिए यह ऐलान किया कि 26 से 31 जनवरी तक पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। रात गए जारी होने वाले इस पैगाम का लाजमी नतीजा यह था नाज़रीन कि वालिदैन में एक कन्फ्यूजन फैल गई। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि रात गए वो किससे कंफर्म करें कि स्कूलों में छुट्टियां हुई भी हैं या नहीं, और नतीजा उसका ये भी निकला कि अगले रोज़ अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच गए। बाद जब आर्मी, नेवी और DHA के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूलों को भी बंद किया गया तो यही कन्फ्यूजन एक पैनिक में कन्वर्ट होती नजर आई, क्योंकि अमूमी वालिदैन की राय ये थी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर ये स्कूल बंद किए गए हैं, और इस शक की, इस तशवीश की वजह यकीनन इसी माह बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर होने वाला हमला भी था। ऐसी सूरत हाल में हमने आज देखा, मीडिया इतलात आ रही है कि पंजाब के 283 स्कूलों को ना कि सिक्योरिटी की वजह से सील किया गया, जबकि हमारे सामने है कि गुज़श्ता रोज मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को भी सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में
पंजाब हुकूमत के इन इक़दामात पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने एक मिसाली काम किया है अपने तालीमी इदारे बंद ना करके। पंजाब हुकूमत बुनियादी तौर पर स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है? ये स्कूलों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए स्कूलों को बंद करना ही हल है या कोई हकीकी प्लान मौजूद है? पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप कंफर्म करेंगे सरकारी तौर पर कि स्कूल जो बंद हैं ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से बंद हैं, ठंड प्राइमरी रीजन नहीं है स्कूल बंद होने की? नहीं, देखें, थ्रेट की वजह से तो स्कूलों को बंद करने का कोई जवाब बनता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि थ्रेट जो है वो तो कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, आज भी है और आने वाले कल को भी होगी, पिछले कल को भी थी। इसलिए थ्रेट की बुनियाद के ऊपर जो है या इस वजह से स्कूलों को बंद नहीं किया जा सकता। हमने जो स्कूलों को बंद किया है उसमें एक बुनियादी रीजन ये थी कि हम ये चाहते थे कि जो SOPs हमने आज से 1 साल पहले जारी किए थे और उसके ऊपर हमें गाहे बगाहे जो है फीडबैक मिलता रहा कि किसी जगह पे 100%, किसी जगह पे 80%, किसी जगह पे 90% जो है वो अमल हो रहा है। तो हमने ये चाहा कि हम स्कूल्स को बंद करके अगले 5 दिनों में तमाम स्कूल्स की जो A कैटेगरी और A+ कैटेगरी में आते हैं उनकी सिक्योरिटी को रिविजिट करें और जहां जहां कहीं भी कमी है उसको इन दिनों में उन स्कूल से कहें भी या तो इसको आप जो है वो इम्प्रूव करें या अदरवाइज फिर आपको जो है वो फंक्शन नहीं करने दिया जाएगा या इस बारे में जो कानून के मुताबिक। राना साहब, फिर वही टाइमिंग की बात आ गई ना कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ और पंजाब हुकूमत को ख्याल आ गया कि शायद सिक्योरिटी ठीक ना हो, तो यकीनी बनाया जाए, चेक किया जाए सिक्योरिटी। ये ख्याल तो खैर पहले भी था, लेकिन जब कभी इस किस्म का वाकया होता है तो लाजमी बात है कि फिर जो है वो एक ज्यादा एक अलर्ट जो है वो सूरत हाल पैदा होती है। अब इसमें साथ ही ये भी एक रीजन थी कि सुबह के वक्त जो फोग होती है, धुंध जो है, उसकी वजह से विजिबिलिटी बड़ी कम होती है और यहाँ बादशाह खान यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हुआ कि उसमें जो है वो इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी दहशतगर्दी के इम्कान जो हैं वो ज्यादा हैं। और तीसरा ये था कि सर्दी भी वाकई बहुत थी और बच्चों को सुबह के वक्त लाना जो है वो काफी प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये तमाम 2-3 जो रीजन हैं इनकी बुनियाद के ऊपर ये जो है वो 1 हफ्ते का या 5 दिन का टाइम जो है वो राना साहब, मैं अगर समझ ये कहें कि जी सिर्फ थ्रेट की वजह, भाई थ्रेट तो फिर आज से 5 दिन भी होगा, जब ये मंडे को खोलेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, आप बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं ये ठंड थी और धुंध थी और चूंकि बादशाह खान पर धुंध में हमला हुआ था, तो बुनियादी तौर पर तो सिक्योरिटी वजह बनी ना स्कूल बंद करने की। यानी बुनियादी तौर पे हमने ये इस बात को बेहतर ख्याल किया कि हम इस सूरत हाल में जो है वो बच्चों को भी थोड़ा रिलीफ दे दें कि वो इस सर्दी की सख्ती से जो है वो बचें और साथ ही हम सिक्योरिटी को जो है वो रिविजिट कर लें और किसी जगह पे कमी कुताही है तो उसको हम फोकस कर सकें। और उसके लिए आज तकरीबन 3.5 घंटे का इजलास सुबह स्कूल सिक्योरिटी के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद किया है और हर जिले में जो A+ कैटेगरी के स्कूल हैं उनको फोकस किया है और अभी जो है वो तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ वो जो है को पिछले 2 घंटे से मीटिंग कर रहे हैं ताकि इस सूरत हाल को मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं, ये जो आप कह रहे हैं एक जायजा लेना जरूरी था, मैं आपको नहीं कहता आप हसास मालूमात शेयर करें, बट क्या पंजाब के तालीमी इदारों को कुछ नए और ताज़ा थ्रेट्स हैं या सिर्फ यही आप इस पर मुसर हैं कि हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत स्कूल बंद किए गए, सिर्फ पुरानी अपने अरेंजमेंट्स को रीचेक करने के लिए? कोई नए थ्रेट्स हैं या नहीं? देखिए, स्कूल जो स्कूल बंद किए गए वो तो हिफ्ज़े मा तकद्दुम और जो है वो अपनी सिक्योरिटी को रिविजिट करने के लिए, रीस्ट्रेंथन करने के लिए किए गए हैं। बाकी जहाँ तक आप थ्रेट की बात करते हैं तो ये तो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिविल भी और अस्करी भी, उनसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी होते हैं और सूरत हाल कोई इतनी ज्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि शेयर करने से खामखा जो है वो खौफ और हरास का एलिमेंट ही आगे बढ़ता है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि हमें बहुत ज्यादा एहतियात से और जो है वो पूरी जो है वो यानी अलर्टनेस से जो है वो काम करना होगा। तो राना साहब, चलें, आप इतना तो फिर तस्लीम करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने जिस तरह स्कूल बंद किए, वालिदैन को इससे जहमत हुई, कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट हुआ, सो एक क्लैरिटी बहरहाल ज़रूरी थी और अगर ठंड को ही वजह बनना था तो ये दिन के किसी हिस्से में जब स्कूल्स खुले हों, वालिदैन कंफर्म कर सकते हो, तब भी किया जा सकता था।
देखिए, ये आप कह सकते हैं कि जो टाइमिंग है थोड़ा अर्ली अगर ऐलान हो जाता, लेकिन फिर भी यानी कोई जो हमने असेस किया है वो तकरीबन 10 से 15% लोगों को कन्फ्यूज हुआ है जो उस दिन बच्चों को स्कूल लेके आए। बाकी 85% लोगों को इतला हो चुकी थी, क्योंकि मीडिया बड़ा जो है वो यानी मुतहर्रक है। हर हर बेडरूम में लोगों को इतला जो है वो फौरी तौर पर उसी वक्त हो गई, तो इसलिए 85% लोगों को तो कन्फ्यूजन नहीं हुई। लेकिन ये जरूर है कि अगर दिन के वक्त इतला हो जाती, लेकिन पैनिक की जो बात कर रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि माँ बाप ने तो इस इकदाम को बड़ा सराहा है और उन्होंने कहा है कि हमें वाकई बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इतनी सर्दी में बच्चों को सुबह सुबह 7, 7:30, 8 बजे लाना, और फिर धुंध और विजिबिलिटी कोई नहीं। तो ये लोगों ने तो आमतौर पर इस राना साहब, वालिदैन को नहीं, आप कह रहे हैं पैनिक हुई, ये चौधरी निसार साहब को क्यों ये यकीन है कि पंजाब ने सिक्योरिटी की वजह से बंद की, और वो तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर? वो उनको अंदाजा नहीं है पूरी सूरत हाल का, उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं थी, वो क्यों तनकीद कर रहे हैं पंजाब हुकूमत पर? नहीं, देखें चौधरी साहब, यानी हर मामले के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। चौधरी साहब ने जिस एस्पेक्ट की ओर बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। उनका ये कहना है कि अगर हम इस तरह से स्कूल को बंद करेंगे तो शायद इससे वही बात होगी जो दहशतगर्द चाहते हैं, कि दहशतगर्द जो है वो हमारे हौसले को, हमारे अज़म को जो है वो तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने इस कंटेक्स्ट में बात की है। बाकी मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी को रिविजन ना करें या आप हिज़्ब मुतक़द्दिम के तौर पे मामलात को जो है वो रीचेक ना करें। ये तो एक ऐसा अमल है कि ये गाये बगाए जो है होता रहना चाहिए। अच्छा, चलें, तो उन्होंने लेकिन केपीके हुकूमत की तारीफ की है, आप भी मोतरफ हैं केपीके के इस मौके पर? नहीं, देखें, ठीक है, केपीके की गवर्नमेंट ने जो है वो अगर अदारों को खुला रखा है और खुला रखते हुए उन्होंने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को, यकीनन मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी जो है वो इसी तरह से, जिस तरह से हम ने बाकायदा ये 4-5 दिन से जो है वो बिल्कुल हमने फोकस किया हुआ है इस चीज़ को, एक दफ़ा हर जगह पे जो है वो हम देख लें, कोई कमी कोताही ना रह जाए। उन्होंने भी ऐसा किया होगा, लेकिन अगर उन्होंने स्कूलों को खुला रख के ऐसा किया है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर हमने स्कूलों को बंद किया और उसमें साथ वजह ये मौसम की सख्ती भी थी, तो मैं समझता हूँ ये अमल भी कोई इतना गलत नहीं है। 4 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, बिल्कुल, जाते जाते मैं, अभी हमारे पास क्या है फिर निज़ाम? कोई सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बन गया है स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए? क्या हम ये कहें कि जो इंतजामात होने थे सिक्योरिटी के, ये आखिरी दफा था कि वो सहारा लेना पड़ा हमें सर्दी का, या ये आइंदा भी खुदा न खास्ता हो सकता है कि स्कूल यूं बंद करने पड़े? जी देखें, अब हमने जब रीविजिट किया है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की जो है वो सिक्योरिटी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमें बड़ा इत्मीनान हुआ है कि जो जो इंतजामात कहे गए थे वो बाद जगहों पे तो मोर देन 100% और तारीफ के काबिल थे, और चंद जगह पे जो है वो कोई थोड़ी कमी कोताही जो है वो पाई गई है, उनको बाकायदा वार्न भी किया गया है, और वो भी इंशाल्लाह ताला बाई मंडे जो है वो इंतजामात जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। बाकी ये है कि ये एक तसलसल और मुसलसल अमल है, और इसमें जो सीसीटीवी कैमरे और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सारा जो है किया गया, मेरा ख्याल है उसको ऑन एयर करना कितना मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, पंजाब के वज़ीर कानून, हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ठंड थी और पंजाब हुकूमत ने यकीनन ये मुनासिब जाना कि इसी ठंड का फ़ायदा उठाते हुए स्कूलों के सिक्योरिटी इंतजामात को भी ज़रा रीचेक और रीविज़िट कर लिया जाए। बहरहाल उनका कहना यह है कि आने वाले पीर से कबल ये इंतजामात रीचेक करके इनको यकीनी बना लिया जाएगा। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, और अपनी अगली स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा प्री सार्क विमेन कम्युनिटी लीडर्स रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। आज ये कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो चुकी है और इस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर ख़वातीन और लड़कियों को कौमी धारे में इस तरह लाना कि वो माशरे में मुतहर्रिक किरदार अदा कर सकें, खुसूसन फैसला साजी में अहम किरदार अदा कर सकें, इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं। और अब इन तजावीज़ को मार्च में पाकिस्तान में जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके एजेंडे पर लाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में आपको बताता चलूं नाज़रीन, सार्क ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ ख़वातीन कम्युनिटी लीडर्स ने अपना विजन पेश किया है। तो जनूबी एशिया की आम औरत के हालात कैसे बदलेंगे और आम औरत के हालात में जो बेहतरी का आगाज़ है यह आखिर होगा कहाँ से, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप भारत से तशरीफ़ लाई हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, कम्युनिटी लीडर हैं कमला भसीन साहिबा, जो कि भारत में काम करने वाली तंजीम संगत की
مشیر یعنی ایڈوائزر بھی ہیں. کملا صاحبہ بہت شکریہ آپ ہم سے بات کرنے کے لیے وقت نکال رہی ہیں. مجھے بتائیے اس کانفرنس کا اختتام کہاں کس نوٹ پر ہوا؟ کانفرنسز تو بہت ساری ہوتی ہیں, سو یہ کانفرنس کیسے مختلف تھی باقی عام کانفرنسز سے؟ اس نے یہ جو بات کی وہ یہ کی کہ کمیونٹی لیڈرز کی جو جڑیں ہیں ویمنز موومنٹ کی, جن کو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جب فیمنسٹ لیڈرز کی بات ہوتی ہے, ویمن لیڈرز کی بات ہوتی ہے, تو میرے جیسی کھاتی پیتی عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, آپ نے مجھے کمیونٹی لیڈر کہا, میں واقعی اصل میں کمیونٹی لیڈر نہیں ہوں, میں ان لوگوں کی ٹریننگ کرتی ہوں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں, ان کو آگے لے جانے میں مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جو کمیونٹی لیڈرز یہاں آئی تھیں, جیسے میرے ساتھ آئی تھی ہماچل پردیش کی ایک عورت جو سنگل ویمنز موومنٹ کو آگے لے جا رہی ہے, اس کی پریزیڈنٹ ہے. 1.25 لاکھ عورتوں کو انہوں نے آرگنائز کیا ہے. دوسری عورت میرے ساتھ راجستھان سے آئی تھی جو پچھلے 30 برس سے رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو فوڈ, رائٹ ٹو ایمپلائمنٹ کے لیے لڑ رہی ہے. وہ بالکل گاؤں کی عورت ہے. جب اس نے یہ موومنٹ جوائن کیا تھا تو وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتی تھی, پھر اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا, پھر اس نے کمپیوٹر لٹریسی سیکھی, اور آج وہ یو این میں ہو آئی ہیں نیو یارک بھاشن دینے, تقریر کرنے, جاپان ہو آئی ہے. تو پاکستان سے بھی جگہ جگہ سے ایسی عورتیں یہاں آئی ہوئی تھیں, اور ہم ان کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں زیادہ تر لوگ ابھی بھی غریب ہیں تو ان کی عورتوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. میرے جیسی عورتوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے, اور اس پر ہم توجہ دے رہے تھے. ٹھیک ہے, تو کملا صاحب یہ جس ضرورت کی جانب آپ نے نشاندہی کی, بنیادی سوال تو یہ ہے نا کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ضرورت اس کا وجود ہی کیوں ہے؟ یہ جس گیپ کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں یہ ابھی تک موجود ہے ہی کیوں؟ پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, خواتین وزیر اعظم صدور مختلف ادوار میں رہی ہیں, تو پھر کیوں یہ گیپ اب تک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر 1-2 خاتون کے آ جانے سے ملک بدل جاتے تو جنوبی ایشیا اب تک بدل گیا ہوتا. اور یہاں پر ہماری بدقسمتی سے کہیے کہ جو بھی خواتین ہماری پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس رہی ہیں وہ سب وہ تھیں جو کسی میاں کے مرنے کے بعد یا فادر کے مرنے کے بعد پولیٹکس میں آ گئیں. تو وہ عورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی, وہ ایک فیملی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, وہ ایک طبقے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اب انڈیا میں اندرا گاندھی جی آئی تھی 40-45 برس پہلے, لیکن انڈیا کی پارلیمنٹ میں کبھی بھی 10% سے زیادہ عورتیں نہیں رہیں. پاکستان میں آپ کے یہاں اس سے کہیں زیادہ خواتین پارلیمنٹ میں ہیں, اور پوری دنیا میں آج ٹوٹل 20% سے زیادہ آن این ایوریج کہیں بھی عورتیں نہیں ہیں. اور ابھی بھی 100 ملک ایسے ہیں جہاں 5% سے کم خواتین پارلیمنٹس میں ہیں. تو فیصلے کرنے میں ہم لوگ وہاں نہیں ہیں, مذہبی فیصلے کرنے میں ہم نہیں ہیں, کلچرل چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں ہم کہیں نہیں ہیں. اور صدیقی صاحب, اصل بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں عورت اور مرد برابری پر آ گئے ہیں. کملا صاحب یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ جو خواتین کے خلاف ناانصافی ہے, اگر تفریق ہے یا تشدد ہو رہا ہے, تو اس کا خاتمہ صرف خواتین کے بات کرنے سے تو نہیں ہو جائے گا. جیسا کہ آپ خود فرما رہی ہیں, مرد حضرات کی بھی سوچ بدلنی ہوگی. تو یہ مرد حضرات کی سوچ خواتین مل کر کیسے بدل سکتی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مانتی ہوں کہ یہ جو ہمارا جنگ ہے, یہ جو ہمارا کیمپین ہے عورت اور مرد کی برابری کا, یہ عورت اور مرد کے بیچ کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی 2 ذہنیتوں کے بیچ کی ہے, یہ لڑائی 2 پرسپیکٹیوز کے بیچ کی ہے. ایک ذہنیت کہتی ہے مرد شاہی بہتر ہے, مرد کا حکم چلنا چاہیے. دوسری ذہنیت کہتی ہے کہ نہیں, برابری بہتر ہے, اور دونوں طرف عورتیں اور مرد ہیں. اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے, 1400 برس پہلے
उन्होंने जो हकूक़ औरतों को दिए, और हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा मज़हब आज बदनाम है कि वो औरतों को हकूक़ नहीं दे रहा। मेरा अपना मानना है और समझ है कि जितने हकूक़ इस्लाम ने औरतों को दिए 1400 बरस पहले, उतने किसी ने नहीं दिए। तो मर्द हमारे साथ रहे हैं, कायदे आज़म औरतों की बराबरी की बात करते रहे, महात्मा गांधी उनकी बात करते रहे, और औरतें हैं दूसरी साइड पर जो बहुओं को दबाने में लगी रहती हैं, बेटियों को बाहर जाने नहीं देती। तो ये लड़ाई औरत मर्द की बीच की है ही नहीं, हम सबको मिलकर लड़नी है। पहले हमारे लिए ज़रूरी था कि हम ख़वातीन को तैयार करें, उनको मजबूत बनाएं, ताकि हर सतह पर औरत बात कर सके। पिछले 15-16 साल से हम मर्दों के साथ पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मैंने तो 15 साल पहले एक किताब लिखी थी कि मर्द और मर्दानगी को बदलने की ज़रूरत है। तो मैं मानती हूँ कि मर्दों को बदलने की बहुत ख़ास ज़रूरत है। उनको समझना है कि पिदरशाही उनका कितना बड़ा नुकसान कर रही है। और बहुत शुक्रिया कमला भसीन साहिबा, आप हमसे बात कर रही थी। आप इस प्री सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत से तशरीफ़ लाई और फरमा रही थी कि ख़वातीन के हवाले से जो कम्युनिटी लीडर्स का रोल है, जो कि ग्रास रूट लेवल यानी बुनियादी आम तबके की ख़वातीन की नुमाइंदा हैं, उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, उनके ख़यालात को जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, शायद कोई खातिर ख़्वाह तब्दीली ख़वातीन के हालात में ना आ सके। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।